व्यक्ति के अधिकार है। ठीक है। और मतलब केवल कभी सस्पेंड कब होते हैं? केवल आपात स्थिति पे। कोई आपात स्थिति आ गई, जैसे समझे कि किसी ने अटैक कर दिया हमारे पर, तो उस वक्त अस्थायी रूप से जो भारत के राष्ट्रपति जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा सस्पेंड करते हैं। भाई थोड़े दिन आप जो है, इस वक्त हमारे पास राष्ट्र के पास एक कष्ट आ गया है, तो हम इस पर फोकस करेंगे। अब अभी आप अपने मौलिक अधिकार जो हैं उन पे आप जो है थोड़ा सा शांत रहिए। ठीक है, सही भाषा में ये है। और ये जो है वाद, मतलब इन पे ये जो वाद योग्य, मतलब इस पे आप इसको आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को अगर कोई हनन करता है, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, कोई आपका पड़ोसी कर रहा है, या आपका कोई दूसरा समाज कर रहा है, या सरकार ही क्यों नहीं कर रही हो, गवर्नमेंट भी कर रही है हमारे मौलिक अधिकारों को। कई बार होता है ना, हमारे जो है रिजर्वेशन का अधिकार उन्होंने किया तो हम लोग गए ना, हमने चैलेंज किया उसको। तो ये इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। देखिए ये मतलब आप देखिए वो कितने सजग थे। उन्होंने कहा कि देखिए अगर मैं नहीं रहूंगा कल को, तो ये मौलिक अधिकार तो ये फिर खत्म कर देगा। उसके मतलब उनके रहते थे 151 संशोधन कर दिए उसके बाद भी, लेकिन इसकी वजह से इसको छू नहीं पाता फिर भी कोई। एक ऐसा दस्तावेज दे गए बाबा साहब हमको जो इनकी गले की फांस बना हुआ है। इसीलिए ये जब भी ये कहते हैं, वो अभी आपने हाल में सुना होगा ना कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, कितनी बड़ी खुंदक है इससे, बताइए। तो ये वाद योग्य है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके रक्षक है। अगर हमको कोई लगता है कि इसमें कोई मौलिक अधिकारों में कोई आपका हनन हो रहा है, आपका कोई इंक्रोच कर रहा है इन्हें, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, चैलेंज करते हैं। और ये जो प्रवर्तनीय इन्फोर्स इसको कर सकते हैं। मतलब आप कोर्ट से कह के, आपका कोई अधिकारी है, कोई कार्यालय है आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से कहेंगे कि ये फला फला जो डिपार्टमेंट है, फला फला लोग जो है मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो कोर्ट उसको, इस अधिकार को बहाल कराएगी, आपको उससे कहेगी फॉलो कराएगी। ठीक है, कोर्ट का दायित्व है। तो ये अच्छा, ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को मैंने जो बताया 12 से, मतलब इसमें आर्टिकल 12 तो सिर्फ परिवार से की बात करता है, उसके 12 से 18 तक के जो अधिकार हैं, ये जो है आपके कहलाते हैं समता के अधिकार। ये अधिकार आपको समता देते हैं। देखिए समता एक शब्द आया ना, समता क्या चीज है? समता मतलब बराबरी, सबको बराबरी। देखिए ये इसका आप देखें ना, तो ये इसका आप प्रस्ताव में देखें, समता, समता, न्याय, बंधुत्व, ये तो समता की बात करता है। अभी आपको भ्रमित करने के लिए एक शब्द और साथ में पैरेलल चलाया जाता है, समरसता। दोनों आपको एक से सुनाई देते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा मतलब असावधानी कोई हो जाए, तो वो समता की जगह कहेगा यार समता भी कह रहा हूं, समरसता भी कह देता हूं, क्या अर्ज है। लेकिन आप कुछ अंदाज है मैं, तो मैं आपको बताऊं कि समरसता और समता में बहुत फर्क है। समता का मतलब यह है कि सब, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी शूद्र नहीं है, ये सब बराबर है। लेकिन समरसता क्या, समरसता का मतलब क्या है कि हैं तो सब एक ही, तो कहेंगे नहीं सब भाई, अब वो हिंदू सब एक हैं,
बटोगे तो कटोगे है, लेकिन बटोगे तो कटोगे कह देंगे, जब मंदिर में जाओ तो कहेंगे अच्छा तुम यहां आ गए, फिर कौन बांट रहा है कौन काट रहा है भाई। तो समरसता का मतलब यह है कि आप जो है जो काम कर रहा है, अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, व्यवस्था में क्षत्रिय है तो क्षत्रिय व्यवस्था में थोड़ा उससे नीचे है, उससे नीचे थोड़ा वैश्य है, उससे नीचे शूद्र है। व्यवस्था ऐसी बनी रहे, बाकी हम सब भाई। तो ये समता और समरसता की बात थी, इसमें आप जो है भ्रमित नहीं हो जाना। तो उसके आगे जो है मैं आपको बताऊं कि ये 19 से आगे जो है जो अधिकार हैं, ये है आपको 19 कहता है आपको अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान आपको आप अपना कोई संगठन बना सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि हमें एक संगठन की जरूरत है, तो आप अपना संगठन बना सकते हैं और उस संगठन के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात इंडिविजुअली भी कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी जो बात यहां कर रहे हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर 400 पार हो गए तो फिर ये आजादी हमारी नहीं रहती, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, ये मैं इसको अगर पीछे इसको साथ साथ में अगर कंपैरिजन करते हुए जाएं तो इसमें क्या कहता है कि इसमें तो आपको बोलने का अधिकार है क्या? नहीं। आप साथ साथ में देखिए ना, इसको कंपैरिजन करते हैं कि इसमें आपको बोलने का कोई अधिकार है नहीं, बोलने का सुनने का कहीं अधिकार नहीं है। कोई बोले तो जीभ काट देंगे, सुनोगे तो कान में पिघला हुआ शीशा डाल देंगे, ये कह रही है। आप देखिए मतलब 20 कहता है पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी आपको मतलब अच्छा हेल्थ आपका राइट है, आपको मतलब जो हेल्थ है, आपको आपके लिए अच्छा अस्पताल हो, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, आपके चारों तरफ अच्छा वातावरण हो। आपको लगता है कि यार मेरे घर के आगे बहुत कोई गंदगी हो रही है, म्युनिसिपल बोर्ड मेरे घर के आगे जो है कूड़ा फेंक जा रहा है, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि भैया ये मुझे जो है मेरे परिवार को मुझे इससे दिक्कत हो रही है और मतलब स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा, आपको एजुकेशन का जो है अधिकार है, 21 कहता है कि एजुकेशन का। इस पे थोड़ा सा बात करेंगे एजुकेशन वाले पे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बात हो गया। तो एजुकेशन जो है इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो शिक्षा का है, ठीक है। तो देखिए हम जितने लोग भी इस हॉल में आए हैं या जितने लोग कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ लोग लिख पा रहे हैं, कुछ संवाद कर पा रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे, ठीक है, तो पढ़े लिखे हैं। दूसरा ये था कि हम पढ़ने लिखने के बाद हमको कुछ नौकरी करने का मौका मिला, व्यवसाय करने का मौका मिला। तो अब जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो इस पे काम करता है, देखिए ना, वो हमारी पक मतलब हर चीज को काउंटर करता है। अभी हम जैसे बामसेफ की बात कर रहे हैं ना, हमारा इतना पावरफुल संगठन बामसेफ, किसका संगठन? कर्मचारियों का संगठन। अब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो कैसा संगठन, कहां का संगठन?
खत्म। ठीक, हमारे घर पे हम आज अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों में आ रहे हैं, हमारा मान सम्मान है, ये किसकी वजह से है? शिक्षा की वजह से। अब हमको शिक्षा हमारी, देखिए शिक्षा की जो मतलब कैसे कैसे अटैक हो रहा, इसको मैं थोड़ा देखो, मेरा एक सब्जेक्ट फिर आरक्षण रह जाएगा, चलिए मैं फिर इसको स्किप करके इस पे थोड़ा सा बोल लूंगा, ठीक है। तो एजुकेशन एक बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट बिंदु था। एजुकेशन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमको हमारे लिए कहां कहां अटैक हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 50,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और उन प्राइमरी स्कूलों में अब देखिए, ये हम बाहर से समझते हैं ना कि साहब ये अभी हो रहा है, 13-14 मतलब 14 से हो रहा है। हम ये गलत फहमी में आ जाते हैं कि जो ये वाली जो सरकार है और इससे पहले वाली जो है वो अलग अलग है। वो अंदर से एक ही है, मतलब दोनों ब्राह्मणवादी जहां हैं, दोनों की नीतियां एक ही है। तो वो जो है, देखिए 2001-2 के आसपास एक शिक्षा नीति आई कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। आया ऐसा? तो हमारे जो घर के जो हमारे जो लोग थे, हमारे गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग जो है, तो वो बड़े खूब, मतलब उनको लगा कि यार ठीक है, अच्छा है, किसी को फेल नहीं करना, हमारा बच्चा फेल ही नहीं होगा, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं, मतलब फेल, उनको लगता था यार 1 साल फेल होता है तो फिर उसकी दोबारा उसको किताब देनी पड़ती है, दोबारा मेहनत करती है, 1 साल पीछे हो जाता है, ये वो यहीं तक सोच पाते थे। उनको इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको पता ही नहीं था। अब क्या हुआ कि कक्षा 1 का जो वो था, कक्षा 1 में जब जाता है तो अ क ख सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, तो उसने सीखे नहीं, वो चला गया 2 में। अब वह पहाड़े सीखने और वो शब्द रचना सीखने है। अब जब उसको पहला ये वाला नहीं आया तो दूसरा कहां से आएगा? तीसरी क्लास में फिर वो कहानी वानी लिखनी शुरू हो जाएगी, इमला लिखना शुरू हो जाएगा, यश लिखना शुरू हो जाएगा, जोड़ घटाना शुरू हो जाएगा, गुणा भाग शुरू हो जाएगा, आएगा नहीं। तो वो बिना कुछ, क्योंकि वो शुरू से खत्म हो गया, अब वो ऐसी पहुंच गया कक्षा 9 में, ठीक है, कक्षा 9 में पहुंच गया। तो कक्षा 9 में अब उसको तो 1 का भी नहीं आता है, अभी कक्षा 9, वहां 10 में उसको जो है बोर्ड का एग्जाम देना है, तो पास होगा कभी वो अगर और 10 साल लगा ले तब भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा कि अब उसकी मानसिक स्थिति देखिए, अपने आसपास टटोलिए, जहां जहां सरकारी स्कूल में पढ़े हुए जो लोग हैं, वो जो उस वक्त के 2000 के बाद की जिनकी पैदाइश है, वो आप उनको आप देखेंगे कि वो जो है, उनसे आप पूछेंगे भाई कितने पढ़े लिखे हो, वो कहेंगे कि हाई स्कूल पास। वो अपने झेप मिटाने के लिए ऐसा कहते हैं कि मैं हाई स्कूल पास हूं, वो हाई स्कूल पास है नहीं, और दिमागी रूप से तो वो कक्षा 2-3 के बराबर भी। तो ऐसा आदमी जो है, उनको चाहिए, हमारे विरोधी को, तो डंडा झंडा वाला जो है, वो दिमाग से पैदल आदमी जो सोच नहीं सकता है, जिसकी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है, ऐसा आदमी चाहिए। अब उसके देखिए पात्रता, अब हमको चाहिए कहीं चपरासी की भाई, जो भोले भटके कहीं पोस्ट आ गई चपरासी के लिए, भैया भर्ती होना है, मैट्रिक पास चाहिए, क्या वो फॉर्म भी भर सकता है? फॉर्म भर ही नहीं सकता, वो पात्र ही नहीं है। फिर उसके बाद आके उससे कहते हैं लोग, आके एक टोली आती है, मतलब जो हमारे शुभचिंतक जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि फलाना दादा, फलाना भाई, तुम्हारे बच्चों को आरक्षण तो इतना है यार, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, तुम्हारे बच्चे तो ऐसे दिख रहे। अब हमारे बाप दादा को, हथौड़ी वाले को, आरी वाले को, उसको क्या पता, उनका क्या कहां मिलनी फिर। अरे भैया, तुम्हारा आरक्षण तो तुम्हारे भाई लोग खा जा रहे, तुम्हारा जो घर पे
जो जो आपके जो शहर में जो भाई है ना, आप समझो कि 2-3 भाइयों में से एक भाई भोले बैठ के शहर में रह रहा है, तो वो कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा है, तो वो अपने बच्चे को कहीं पढ़ा ले रहा है, पढ़ाने के बाद फिर वो कहीं ठीक है नौकरी वोकरी पे पा जा रहा होगा, पहले उस वक्त पा ले रहा था, अब तो वो भी नहीं पाएगा। तो उसको क्या, तो हमारे भाई को हमारे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अभी आपने जो वो देखा ना, जो हमारे जो सफाई कर्मचारी भाइयों को हमारे अगेंस्ट खड़ा कर दिया था, वो भी एक इसी तरह की वो थी। अब आगे देखिए फीस आप देखिए, फीस का स्ट्रक्चर कितना महंगा हो गया। क्या हम अपने बच्चों को एमबीबीएस या फिर इंजीनियर बना सकते हैं? मतलब इतने लाखों की फीस हम दे पाएंगे? आगे स्ट्रक्चर देखिए, जो जो आपके जो ये अभी बीच में आ जाएगा कि कहते हैं कि आपको व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है। व्यावसायिक शिक्षा में कहेंगे भैया आरी चलाना, हथौड़ी चलाना, वो मतलब घन चलाना, ये तो हमने चाहे किया है नहीं किया, हमारे बर्थ में हम तो बाय बर्थ इंजीनियर है। तो हमको वो जो हमको आगे शिक्षा से रोकने के लिए है कि हम आगे जा नहीं पाए, कि हमको कह दिया तुम हथौड़ी वो कोई हथौड़ी वाला काम कर लो, कोई कारपेंटरी का काम कर लो, ये जो है आपकी एजुकेशन के लिए। आगे जो है फिर उन्होंने ये कर दिया, देखिए एक पहले आता था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिससे डिग्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता था, जिससे प्रोफेसर की सैलरी जाती थी, जिससे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था। तो वो जो है अब यूजीसी खत्म हो गया, उसके बदले क्या क्या आया? हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। तो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अपना आपको अपने संस्थान चलाना है तो आप गवर्नमेंट से लोन लेंगे। लोन का मतलब फिर आपको चुकता भी करना होगा, चुकता करना होगा तो आपके पास रिसोर्स जुटाने होंगे कि भाई वो लोन कैसे चुकाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अपने आय के साधन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे। आय के साधन कैसे बढ़ेंगे? लोगों की फीस बढ़ा के। फीस बढ़ाने से सबसे पहले कौन सबसे पहले स्कूल छोड़ेगा? हमारा आदमी, ठीक है। और एक नौकरी का जो 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 मतलब वो आय का साधन जो वो अपने खर्चे बढ़ाने के लिए, जिस प्रोफेसर को 1 लाख रुपए उसको सैलरी देनी पड़ती थी, वो कहेगा 1 लाख में तो मैं 10 लाख लूंगा भाई, 10-10 हजार वाली चीज। तो ये बात थी, मतलब 15 मिनट मेरे पास बचे हैं, तो मैं जो है अब इस पे